ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे और सभी प्रदेश के डीजीपी से 1-to-1 संवाद ये होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल है। कल ही गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए थे। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख भी जुटे हुए हैं। आरआईसी सेंटर में डीजीपी आईजी पुलिस कार्यशाला जारी है और पुलिसिंग की चुनौतियों पर एक बड़ी रणनीति बन रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा भी जुड़ चुके हैं लाइव। सत्यनारायण, आज का दिन देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के दिन जिस रणनीति की बात की जा रही थी, जिस महामंथन की बात की जा रही है, वो आज होना है। अच्छा, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 12 घंटे तक जो प्रदेश के साथ साथ तमाम स्टेट्स के जो डीजीपी उनके साथ में मंत्रणा करेंगे। उसके बाद में 1-to-1 संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज का है। हमारे साथ खुद ब्यूरो चीफ सर हैं। सर, अशोक सर, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण था लेकिन सब कुछ काफ़ी सॉफ्टली हो गया। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं। बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद आना और 10-12 घंटे तक लगातार विभिन्न सेशंस में बैठना और फिर 1-to-1 संवाद करना निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी तो चूंकि लंच चल रहा है अंदर, जिस तरह की सूचना है कि लंच हो गया है और लंच से पहले 2 सेशन हुए हैं जिसमें एक टेक्निकल सेशन हुआ जिसमें साइबर क्राइम को लेकर के बात हुई और आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जिसमें कुछ प्रेजेंटेशंस हुए। अब ओपन सेशन होना है और उसके बाद 2 बजे के आसपास का वक्त दिया गया था। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत और देरी हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1-to-1 संवाद करें। 4 से 5 घंटे तक उनका करीब यूँ समझिए आप 50 से 60 जो अलग अलग डीजीपीज और आईजीज हैं उनसे 1-to-1 संवाद होगा जिसमें वो ये इस बात की जानकारी लेंगे कि उनके राज्यों में किस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर किस तरह के जो प्रावधान है वो किए गए हैं, जो क्राइम्स का जो ट्रेंड है वो किस तरह का है वहाँ से। और उसके बाद वो अपना मैंडेट ये उनको देना है कि चूँकि 3 नए जो राष्ट्रीय कानून आने हैं, जो अलग से कानून आने हैं, उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना है राज्यों के अंदर, तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था रहेगी, वहाँ के हालात कैसे हैं, भौगोलिक स्थिति कैसी है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो पुराने जो उधर के क्रिमिनल्स के जो ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं वो किस तरह से रहे, उन तमाम बातों पर चर्चा होगी। और जिससे वो प्रभावित होंगे, निश्चित तौर पर हो सकता है कि किसी डीजीपी की बात से वो इतना प्रभावित होंगे उससे बहुत लंबा उनका संवाद हो जाए और या वो कहें कि ये एक मिसाल है, इनको देखिए आप जैसे इन्होंने अपने राज्य में किया है, जिस तरह के नवाचार कर रहे हैं आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो मोटिव सबसे बड़ा सत्या वो ये है कि जब प्रधानमंत्री खुद, चूंकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक डीजीपी के जीवन में एक ही बार ऐसा मौका आएगा जब प्रधानमंत्री खुद उससे सीधे संवाद कर रहे हो, तो सीधे संवाद कर का मतलब यही है कि जो पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिसिंग जो है, एक मॉडर्न पुलिसिंग है, उसमें कंधे पे हाथ रख के एक पुलिस वाले के, अगर पुलिस अधिकारी के कंधे पे हाथ रखा जाता है यानी उसके आत्मविश्वास से इतना लवरेज कर दिया जाएगा उसको कि वो जो भी कानून उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए और पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ वो काम करेंगे। तो 1-to-1 संवाद के पीछे मकसद यही है। सबसे पहला अयोध्या का मामला है कि अयोध्या का जो पूरा जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है उसको किस तरह से सफलतापूर्वक और बहुत सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। उसके अलावा चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर आंतरिक व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, घुसपैठ को किस तरह से रोका जाए, इस तरह के तत्व जिनकी इंटेलिजेंस के जरिए सूचना मिलती है कि जो किसी तरह का उपद्रव फैला सकते हैं या किसी तरह की और समस्याएं पैदा कर सकते हैं, उनसे किस तरह से निपटा जाए। तो कुल मिला के मॉडर्न पुलिसिंग को लेकर के यहाँ एक व्हाइट पेपर तैयार किया जाना है, श्वेत पत्र तैयार किया जाना है, जो कल समापन सत्र के बाद उस श्वेत पत्र को केंद्र सरकार की तरफ से जल्दी ही जारी भी किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खासकर लोकसभा चुनाव के बाद या यूं कहें कि नए वित्तीय वर्ष जो अप्रैल से शुरू होता है, देश के अंदर एक ऐसी मॉडर्न पुलिसिंग की व्यवस्था शुरू होने जा रही है जो बहुत सशक्त होगी, बहुत कानून सम्मत होगी, बहुत अत्याधुनिक हथियारों से और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी और साथ ही साथ उसमें एक ऐसा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दंड जो शब्द है उसको बदल करके न्याय शब्द इसीलिए किया जा रहा है कि दंड भय प्रकट करता है जबकि न्याय आपको विश्वास और आपको भरोसा दिलाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पर अगर तीनों कानूनों का नाम बदला गया, उनकी कुछ धाराएं बदली गई हैं, कुछ नई धाराएं जोड़ी जा रही हैं उसके अंदर, तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको प्रधानमंत्री अपने मुखार बिंदु से वो यहाँ पर सबको समझाने की कोशिश करेंगे, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। और पुलिस बेटे के कंधा, इसीलिए उसके कंधे पर हाथ रखा जा रहा है कि आप बहुत ताकतवर हो, आप कानून के रखवाले हो, आपने बेल्ट वर्दी और आपके कंधे पर सितारे और अशोक अगर जगमगा रहे हैं आपकी कॉलर के ऊपर, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र की रक्षा की, राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा की, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा की, राष्ट्र के जो लोग हैं उनके मूल अधिकारों की रक्षा करना आपका काम है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और 1-to-1 संवाद से निश्चित तौर पर पुलिस का आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक आधुनिक जो पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था जल्द लागू होगा। पहली बार हो रहा है जब पहले सारे डीजीपी से बैठे 12 घंटे प्रधानमंत्री खुद मौजूद उनके बीच में। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने आज तक जब से हम देख रहे हैं कि उनका दूसरा टर्म है बतौर प्रधानमंत्री,
वो पिछले 9 साढ़े 9 साल का जो वक्त जो अभी तक गुजरा है उसके अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि 12 घंटे उन्होंने कभी किसी ऐसी मीटिंग में दिए हों या लगातार उसके साथ बैठे हों। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस तरह से धारा 370 को समाप्त किया गया, 3 तलाक की बात थी और डिफरेंट तरीके के जो कानून आए, और अब तीनों कानूनों की बात करने की बात है ना, समान वो कहते हैं कि नागरिक संहिता की बात है, न्याय संहिता की बात है और साक्ष्य संहिता की बात है। आईपीसी सीआरपीसी का नाम बदलना, उनकी धारा, उनके आर्टिकल्स को बदलना, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि राष्ट्र के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि पुलिस जो है, पुलिस को सब एक अपना न्याय मित्र समझें, न कि दंड मित्र। कि वो सिर्फ पुलिस का मतलब दंड देना ही नहीं होता, पुलिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपराधियों को पकड़ेंगे या आप अपराध को कम करना है। पुलिस का मतलब ये भी है कि आप सबको न्याय दिलाएंगे, एक न्याय मित्र की भूमिका में आप दिखाई दें जनता को। जनता जब खाकी वर्दी को देखे तो उसको ये समझे कि हाँ, अब मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं बहुत सुरक्षित, एक सुरक्षा के घेरे के अंदर हूँ। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का आना, कल उन्होंने जिस तरह से संगठनात्मक बैठक ली, पहले तो सत्ता और संगठन को साफ साफ बता दिया कि इस तरह का मैंडेट है और सूबे के अंदर सरकार इस तरह की चलनी है। आज 12 घंटे लगातार जब वो यहाँ बैठेंगे और कल समापन सत्र के दौरान भी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो उसके पीछे यही है कि जब इतनी देर आप बैठोगे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो आपको तो पता है कि वो उनका खुद का जो अपना एक एजेंडा होता है जिसको लेकर के उसको पहले किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो क्या कहेंगे। अब जैसे कल जिस तरह से कुछ को पुरस्कृत करने की बात थी, कुछ पुलिसकर्मियों को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, पुलिस अधिकारियों ने, कुछ पुलिस थाने जिनको पुरस्कृत करने की बात की थी, तो बताना चाहते हैं कि देखिए ये मॉडल पुलिस थाने हैं, ये मॉडल पुलिस के वो कर्मी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर काम किया। चाहे वो रेलवे पुलिस की बात हो, चाहे राजकीय रेलवे पुलिस की बात हो, चाहे जनरल पुलिस की बात हो, या विभिन्न एजेंसियों से जुड़े जो पुलिस अधिकारी उनकी बात हो, तो उनको कहना उनका यही कि इतनी देर आपके साथ बैठने के पीछे ये है, अगर प्रधानमंत्री अगर 1 to 1 आपके संवाद करें, यानी 5 मिनट सत्या अगर वो किसी डीजीपी से आईजी से बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए कि उस प्रदेश का पूरा खाका खींच डालेंगे और आज तक वहाँ क्या व्यवस्था है उसको समझ भी लेंगे। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोकसभा चुनाव सर पर आ रहे हैं, चूंकि मई में लोकसभा चुनाव है, तो सर ये चाहते हैं, और जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है पब्लिक में, वो आश्वस्त है इस बात के लिए कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार भी देश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। इसको लेकर न केवल भाजपा आश्वस्त है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको जानते हैं, और जनता का जिस तरह का रेस्पॉन्स है, तो उनका मानना यही है कि 10 वर्षों में बहुत सारे काम किए, राम मंदिर निर्माण की बात हो, 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब चीजों को जब कर दिया गया तो अब आगे क्या? आगे ये कि अब राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ा जाए। आपने 10 साल तक सब कुछ देखा, सीखा, और जो आप फौरी तौर पर आपको कानून बनाने थे, जो फौरी तौर पे आपको नियम कायदे बनाने थे, वो आपने सब कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहां वैदिक संस्कृति वापस से प्रतिष्ठापित हो, हिंदुस्तान का जो रुतबा था प्राचीन समय में जिसकी बात होती, वो रुतबा वापस लौटे, सब हमारी तरफ देखें। अध्यात्म की तरफ देखना है, अगर आपको अध्यात्म की तरफ जाना है तो आप भारत की तरफ देखें, आपको न्याय संहिता की तरफ जाना है तो आप भारत की तरफ देखें, आपको एक फलीभूत होती संस्कृति को वापस से आपने उसका उद्भव देखना है तो आप भारत की तरफ देखें। तो उनका उद्देश्य यही है, और इसके लिए सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूशन एजेंसी होती है वो पुलिस ही होती है, क्योंकि पुलिस के पास वो तमाम अधिकार होते हैं, पुलिस के पास वो तमाम कानून सम्मत अधिकार होते हैं जिससे जनता को बहुत तरीके से इस बात को उसको लागू भी किया जा सकता है, नए कानूनों को उनको सिखाया भी जा सकता है। जनता में जो भय था अपराधियों को लेकर उसको दूर किया जा सके, क्योंकि जैसे ही पुलिस दिखती है, आपको खाकी वर्दी दिखती है, आत्मविश्वास आता है कि हाँ पुलिस खड़ी है, मेरी रक्षा होगी। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो भाजपा की रीति नीति रही है, जो संघ की रीति नीति रही है। और निश्चित तौर पर जब आज ये 3 दिन का जब ये कल समापन हो जाएगा, सत्य आप विश्वास मानिए कि आने वाले 2-2.5 दशक के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा एक मॉडर्न पुलिसिंग की व्यवस्था के साथ साथ एक न्याय संहिता का एक ऐसा ठोस उदाहरण, एक मिसाल यहाँ पर बनेगी जिसको पूरा विश्व देखेगा, और निश्चित तौर पर इसमें भारत एक अग्रणी भूमिका के अंदर होगा। तो जैसा मैंने पहले कहा कि 10 वर्ष में बहुत काम कर चुके हैं, आने वाले 10 वर्ष का खाका नरेंद्र मोदी और भाजपा तय कर चुकी है। उस 10 वर्ष के अंदर आगे क्या होगा, न्याय की प्रक्रिया क्या होगी, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा किस तरह से होगी, साइबर अपराधों पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, नार्कोटिक्स से जुड़े जो अपराधी उनको किस तरह से उनका फन को उनके कुचला जाएगा, और एक आम युवा के अंदर, यहाँ के बुजुर्ग, युवा, महिला, बच्चे सभी के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास भरा जाएगा कि आप सुरक्षित हैं, आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, आप सुरक्षित हैं। और खास बात, राज्यों में किस तरह के समन्वय स्थापित करने की भी बात की जा रही है। भले ही आपकी विचारधारा पार्टी स्तर पर आपकी विचारधारा अलग हो, कोई किस पार्टी का, कोई किस पार्टी का, लेकिन पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर आपको एक राष्ट्रीय विचारधारा के साथ बढ़ना होगा कि हम उस राष्ट्र के निवासी हैं जिसमें भले ही एक अलग अलग प्रांत हों। तो एक पुलिस में आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल डेटा ट्रांसफर की बात होती है, उस पर बहुत बड़ा फोकस है। संचार क्रांति जिस तरह से आई है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का जितना इस्तेमाल किया जा सकता है पुलिसिंग के अंदर, उतना पुलिस का नेटवर्क उतना ज्यादा पुख्ता होगा, उतना ज्यादा उनका इंटेलिजेंस मजबूत होगा। तो आप विश्वास मानिए
कि अगले 10 सालों का यानी 1 दशक का कम से कम खाका खींचा जा रहा है। और आने वाले कल के बाद जब समापन होगा और आने वाले दिनों में जब इस श्वेत पत्र को और इसके यहाँ जितना भी मंथन चिंतन हुआ है उसके आधार पर जब नई कानून की प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जाएगा, मॉडर्न पुलिसिंग को देखने की होगी, तो निश्चित तौर पर भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा। और जिस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने 10 साल बिता दिए और आगे 10 साल का जो खाका खींचा, निश्चित तौर पर उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। सत्या, क्या लगता है आज की कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ नवाचार हो सकते हैं देश के अंदर? निश्चित तौर पर सत्या नवाचार होंगे, निश्चित तौर पर नवाचार होंगे। देखिए अब बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। हम ऐसे एक संचार क्रांति के आधुनिक भारत की तरफ हम देख रहे हैं, जहाँ रोजगार सृजन बहुत ज़्यादा हुआ है, जहाँ सुरक्षा पहले से ज़्यादा पुख्ता हुई है। हम सीना तान के कह सकते हैं कि हमारे पास भी सामरिक ताकत भी हमारी बहुत मजबूत है।